चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं आज और आगे चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन लास्ट लेक्चर। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं डीपीपी में, कुछ बेसिक सवाल जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं वो मैं क्लास में कराने की कोशिश कर रहा हूं। आपको देखेंगे सबसे पहला सवाल आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ध्यान से देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडरेबली हायर दैन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास CH4 और CH3Cl में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये आपके पास एल्केन है और ये आपके पास एल्केन में हैलोजन जुड़ जाने की वजह से ये आपका हेलो एल्केन है। तो कहता है कि जो हेलो एल्केन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो पूछता है ऐसा क्यों होता है, क्यों एल्केन के मुकाबले हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो उसका जवाब क्या है, ऑप्शन पहला तरीका देता है क्योंकि उसका नेचर पोलर होता है। किसका, हेलो एल्केन का नेचर पोलर होता है। देखते हैं पोलर होता है कि नहीं। तो भैया कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो डेल माइनस, कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो डेल पॉजिटिव। यानी डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, जबकि एल्केन में कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो भाई साहब सही है कि पोलर नेचर है, और जब पोलर नेचर है तो इनके बीच में क्या होगा, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होगा। डायपोल डायपोल कैसे होगा, तो डायपोल डायपोल का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है, क्लोरीन पर डेल नेगेटिव, कार्बन पर डेल पॉजिटिव। जो लेता है इलेक्ट्रॉन ना उस पर माइनस और जो देता है उस पर प्लस। उसी प्रकार यहां पर डेल नेगेटिव, यहां डेल पॉजिटिव, यहां डेल नेगेटिव, यहां डेल पॉजिटिव। तो जिसके पास प्लस माइनस दो तरह का चार्ज है जिसको क्या बोलेंगे, डायपोल। इसको क्या बोलेंगे, डायपोल। इसको क्या बोलेंगे, डायपोल। तो यहाँ नेगेटिव और दूसरा इसके बगल वाला डायपोल का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और उसके बगल वाला डायपोल का पॉजिटिव। तो डायपोल 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 के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है क्या, तो जवाब है कि हाँ हो रहा है। तो पोलर नेचर है और डायपोल डायपोल इंटरैक्शन भी हो रहा है, तो पहला सही है। अब डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है तो जाहिर सी बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्स क्या रहेगा, सबसे ज्यादा यही रिसीव रहेगा। 5 तरह के वंडरवाल में ये स्ट्रांग होता है, डायपोल डायपोल सबसे स्ट्रांग वंडरवाल होता है। तो स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल भी, यानी ये भी सही है। तो अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ओनली, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये पहला सवाल था, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आपको पूछा है कि एल्केन और हेलो एल्केन में हेलो एल्केन का नेचर ज्यादा हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। उसका जवाब दिया है क्योंकि हेलो एल्केन जो होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं, जिस वजह से डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होता है, और डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और इस कारण से इसको अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। परिणाम स्वरूप इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया सी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ध्यान देना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करना है एल्काइल हैलाइड्स के। तो भैया मेरे हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किस पे निर्भर करता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर करता है, और वंडरवाल डायरेक्टली मोलर मास पर निर्भर करता है। अब जिसका मोलर मास ज्यादा होगा भैया उसका बॉइलिंग पॉइंट सीधा सीधा ज्यादा होगा। देखो भैया सब में आर 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 है, यानी सब में अल्काइल ग्रुप सेम ही है, यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो परिवर्तन आएगा वो मोलर मास में जो परिवर्तन आएगा वो उसमें मौजूद हैलोजन की वजह से आएगा। और सबसे ज्यादा भारी कौन सा हैलोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। तो जाहिर सी बात है कि आयोडीन सबसे नीचे है, एटॉमिक नंबर बड़ा है, एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो आयोडीन सबसे ज़्यादा होगा, यानी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आयोडीन वाले का। उसके बाद होगा ब्रोमीन वाले का, उसके बाद होगा क्लोरीन वाले का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा फ्लोरीन वाले का, क्योंकि मोलर मास का ऑर्डर भी यही है।
अब देखिए ये अरेंजमेंट किस में है, कौन से ऑप्शन में है, आई के बाद बी आर, बी आर के बाद सी एल, सी एल के बाद एफ, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आपको बता चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली निर्भर करता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता जाएगा सरफेस एरिया कम होता जाएगा, परिणाम स्वरूप बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो भैया 4 कार्बन का चेन यह भी है, हाँ यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है। 4 कार्बन का चेन यह भी है, 4 कार्बन का यह भी है, और 4 कार्बन का यह भी है। यहां पर ये थोड़ा सा इसका लिखा हुआ जो यहां पर है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है CH3 CBr CH3 और CH3 लिखा हुआ है। इसको अगर साफ से देखें तो सी ऑप्शन आपके पास ये है। तो सबसे ज़्यादा ब्रांच देखो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, बी वाला जो है वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, सी वाला जो है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और डी में तो कहता है सभी का इक्वल बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होगा। ऐसा नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का होता है, क्योंकि इसमें ब्रांच ज़्यादा है, इसके मॉलिक्यूल गोल हो गए हैं, इसका सरफेस एरिया कम है। जितना ज़्यादा ब्रांच उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कोई ब्रांच नहीं है, बिल्कुल लीनियर चेन है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा नहीं पूछा है, सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम किसका होगा, सी का होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो भैया बॉइलिंग पॉइंट हाई के लिए क्या बताए थे, आपको बताया गया कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो आपको बताया गया वो क्या बताया गया भैया कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर जो होता है भाई साहब वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का होता है, उसके बाद पारा का होता है, उसके बाद मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का होता है। और याद कीजिए महेंद्र प्रसाद मेल्टिंग पॉइंट पोयम पास, महेंद्र प्रसाद पोयम सुनाओ, महेंद्र प्रसाद पीओ पास, पी पोयम सुनाओ। तो महेंद्र प्रसाद के लिए यानी मेल्टिंग पॉइंट जब पूछेगा तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पारा का, उसके बाद ऑर्थो का, उसके बाद मेटा का। रीज़न बता चुके हैं पहले ही। तो अब देखना है आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो ऑर्थो का। तो इसके रेस्पेक्ट में पहला पोजीशन ये है, तो ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, क्या है ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। उसके बाद वाला क्या है, बी में है ये क्या है, पारा डाइक्लोरोबेंजीन है, क्या है ये पारा यानी पी डाइक्लोरोबेंजीन है, तो ये पारा वाला है। और ये क्या है, मेटा है, तो एम डाइक्लोरोबेंजीन है। तो ऑर्थो मेटा और पारा में भैया सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट पूछा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्थो वाला हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द आंसर। ये वाला फॉलो करना है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए बताए थे महेंद्र प्रसाद पोयम सुनाओ, पारा ऑर्थो मेटा। इसी प्रकार नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्वाइट हाई मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट तो पारा का होता है। क्यों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पैकिंग एफिशिएंसी के होता है। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, पैकिंग एफिशिएंसी। और सबसे ज्यादा मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन है, यानी सबसे ज्यादा सिमेट्रिसिटी अगर देखा जाए तो पारा का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्यादा होता है। तो जिसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया होगा, और इसीलिए पारा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा ये भी बता चुके हैं रीज़न, क्योंकि यहाँ पर इसका रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ऑर्थो पर यहाँ पे क्या क्या लग रहा है, यहाँ पर बताए थे ना कि रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है, और यहाँ पर साथ ही साथ क्या लग रहा है, आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। और पारा पर भी लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है, यानी आर इफेक्ट यहां पर भी लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट यहां पर भी लग रहा है, आई इफेक्ट यहां पर भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा कम लग रहा है। जितना इफेक्ट ऑर्थो पर होता है उतना इफेक्ट पारा पर नहीं होता है। जबकि मेटा पर ना तो आर इफेक्ट लग रहा है ना तो आई इफेक्ट लग रहा है।
और इसी कारण से सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इफेक्ट और आई इफेक्ट ऑर्थो पर लगने की वजह से इसका ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उसके बाद पारा का रेजोनेंस का तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो आई इफेक्ट भी नहीं लगेगा इस पर मेटा पोजीशन पर। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट वाला में ऑर्थो था और मेल्टिंग पॉइंट वाला में क्या था, पारा। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के लिए रेजोनेंस या आई इफेक्ट नहीं देखा जाता है, उसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी देखा जाता है, और पैकिंग एफिशिएंसी सिमेट्रिसिटी पर निर्भर करता है, जो कि पारा के पास सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। चलिए इसको भी नोट डाउन करेंगे, आगे चलते हैं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेंसिटी। देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है भैया मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, या तो मास कह लो या मोलर मास कह लो। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो भैया आप डेंसिटी ले लो मास बाय वॉल्यूम, यानी आप कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होता है वो डायरेक्टली मॉलिक्यूल के मोलर मास पर निर्भर करता है। जिस मॉलिक्यूल का मोलर मास ज़्यादा होगा भाई साहब, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कहता है डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इंक्रीजेज विथ, जाहिर सी बात है कि अगर कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो मोलर मास बढ़ेगा, हैलोजन एटम की संख्या बढ़ेगी तो उससे भी मोलर मास बढ़ेगा, और हैलोजन एटम का मास बढ़ेगा तो उससे भी टोटल ओवरऑल मास बढ़ेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड कार्बन एटम की संख्या पर, हैलोजन एटम की संख्या पर, हैलोजन एटम के एटॉमिक मास पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ये तीनों बढ़ते जाएंगे तो मॉलिक्यूल का या उस एल्काइल हैलाइड का मोलर मास बढ़ता जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को देखा होगा तभी आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन है बच्चों। आप पता चला पीछे का तुम थ्योरी पढ़ा ही नहीं, चैप्टर डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने आ गए, तो कहाँ से तुमको समझ में आएगा, तो परेशानी तो होगी थोड़ी। तो इसके पहले का जो लेक्चर है उसको पहले कवर करें, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन पर आए तो बेटर समझेंगे आप। ओके नेक्स्ट अगला है आपके पास हाईएस्ट डेंसिटी। देखो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होगी। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप देख लो भैया किसका मोलर मास सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है, ये तो सिंपल, इसमें कोई हैलोजन है ही नहीं। यहाँ पे क्लोरीन है 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन। सर ये एन 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 क्या है, एन मतलब है बेटा नॉर्मल, यानी सब एक ही चेन में है, इसमें कोई ब्रांच नहीं लगा है। इसे 3 कार्बन का कहने का मतलब है कि CH3 CH2 CH2 क्लोरीन है पहला, दूसरा है CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन है दूसरा, उसी प्रकार CH3 CH2 CH2 आयोडीन है तीसरा, और चौथा क्या है CH3 CH2 CH3 नॉर्मल, ये प्रोपेन है। तो आपको पूछा है कि बताइए इन चारों में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन तो सब में बराबर है, यानी जिसमें हैलोजन ज्यादा भारी होगा उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा, और सबसे भारी किसमें होगा, आयोडीन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेलो एल्केन्स आर नेग्लिजिबली सॉल्यूबल इन वाटर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कराया हुआ है, बोले हैं कि बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। तो हमने कहा है कि हेलो एल्केन जो होता है वो ऑल्दो पोलर होने के बावजूद पानी में नहीं घुलता है। वाटर का नेचर भी पोलर होने के बावजूद, पानी में दोनों का नेचर एक जैसा होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ना तो ये ब्रेक करने में सक्षम है और ना ही इसके पास इतनी एनर्जी है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ नया हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेटअप कर सके। मतलब ना तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने में कैपेबल है, ना ही नए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में सक्षम है। तो क्या कहता है कि हेलो एल्केन आर नेग्लिजिबली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी सॉल्यूबल इन वाटर बहुत कम होते हैं। इसका कारण है कि हेलो एल्केन आर नॉन पोलर। हेलो एल्केन नॉन पोलर थोड़े होते हैं, हेलो एल्केन तो पोलर होते हैं, यानी ए ऑप्शन तो नहीं होगा। अब कहता है दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सही लग रहा है, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल, सही बात है, ये तो सही है। उसके बाद देखते हैं एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ वाटर मॉलिक्यूल, हाँ ठीक है ये भी सही है।
कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, इनसफिशिएंट, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके। मतलब ना तो वाटर के साथ नया हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं, ना ही वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ना तो ये ब्रेक कर पाते हैं और ना ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ अपना नया हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेटअप कर पाते हैं। यानी सी ऑप्शन भी करेक्ट है। यानी आपको पूछा गया है ऑप्शन, अच्छा बी और सी ऑप्शन जो है वो दोनों दिया है डी में, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अरेंज इच सेट, अच्छा ये एक अच्छा सवाल है। अरेंज इच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। चलिए पहला है आपके पास ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन का मतलब हो गया, ब्रोमोमीथेन का मतलब हो गया CH3Br। उसके बाद कहता है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म का मतलब हो गया CHBr3। उसके बाद क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन का मतलब हो गया CH3Cl। उसके बाद हो गया डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन का मतलब हो गया CH2Br2। अब आपको बोलता है कि इन चारों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी अगर इसको हम 1 नंबर बोलें, इसको अगर हम 2 नंबर बोलें, इसको हम अगर 3 नंबर बोलें, इसको अगर हम 4 नंबर बोलें, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी सबसे कम जिसका है सबसे पहले उसको लिखना है। तो सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम मोलर मास तो क्लोरीन वाले का ही होगा, यानी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो भैया 3 का होगा। उससे थोड़ा ज्यादा किसका होगा, उससे थोड़ा ज्यादा 1 का होगा, क्योंकि क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, उसके बाद का मोलर मास देखो, यानी उसके बाद 2 ब्रोमीन वाला का होगा, इसका मतलब चौथा नंबर वाले का होगा। और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 3 ब्रोमीन वाले का, और 3 ब्रोमीन वाला 2 नंबर पर है, यानी 2 नंबर वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और 3 नंबर वाले का इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ब्रोमीन सबसे ज्यादा है, यानी इस मॉलिक्यूल का मोलर मास सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसका है, ये 1 नंबर पे आ गया, टॉप पर आ गया। उसके बाद ये सेकंड पर आ गया, है ना, यानी कहने का मतलब है ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला क्या हो गया, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ये इसके बाद इसका, उसके बाद ये 3 नंबर पर आया और उसके बाद ये 4 नंबर पर आया। इसीलिए उसको इस हिसाब से अरेंज किया गया है, मोलर मास के हिसाब से। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए किसका मोलर मास ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा हैलोजन रहेगा उसका बॉइलिंग मोलर मास भी ज्यादा, और मोलर मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओ अच्छा सॉरी, एक और क्वेश्चन था इसमें, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी था, एक और भी था ना। दूसरा क्या था, दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या था। दूसरा क्वेश्चन कहता है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन बोला, यानी कि 1 क्लोरोप्रोपेन बोला मतलब CH3 CH2 CH2Cl, ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन, यहां पर क्लोरीन आ गया और यहां CH3। आइसोप्रोपाइल मतलब 2 डिग्री, सेकेंड कार्बन पर अगर, सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर हैलोजन लगा हो उसी को आइसो कहा जाता है। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोला है ये। और उसको अगला बोला है 1 क्लोरोब्यूटेन, इस बार ब्यूटेन आ गया, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहां पर क्या है, क्लोरो है। अब आप ही बताइए सबसे ज्यादा मोलर मास किसका होगा, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। आपको क्या चीज में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कहने का मतलब है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। अगर इसको 1 नंबर बोले, इसको 2 नंबर बोले, इसको 3 नंबर बोले, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 2 नंबर वाले का। उसके बाद किसका होगा, 1 नंबर वाले का, और 3 नंबर वाले का तो मोलर मास सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, कार्बन चेन की लंबाई ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, मोलर मास ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा 3 का होगा और सबसे कम सेकंड का होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है, कार्बन भी कम है और ब्रांच भी बढ़ा हुआ है, अल्काइल हैलाइड का 2 डिग्री भी है। इसी कारण से सबसे लोवेस्ट किसका होगा, 2 का, और सबसे हाईएस्ट किसका होगा, 3 का। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर रेड पेन से है, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका येलो पेन से मेंशन किया गया है। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अरेंज का स्पेलिंग यहां गलत हो गया है, थोड़ा मैनेज करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी सबसे ज्यादा पहले उसको लिखना है और सबसे कम जो है उसको सबसे बाद में लिखना है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2। सब जाहिर सी बात है यार, इसका मोलर मास सबसे ज्यादा है,
तो सबसे ज़्यादा 4 का होगा, उसके बाद किसका होगा 3 का होगा, उसके बाद किसका होगा 2 का होगा, उसके बाद किसका होगा 1 का होगा। तो 4 3 2 1 कहाँ है, बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन एकदम आएगा तो अच्छा ही कर लीजिएगा आप लोग। विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक डायपोल मोमेंट से भी क्वेश्चन रहता है कभी कभी। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जब एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे ना क्वेश्चन एक्सरसाइज, तो डायपोल मोमेंट भी वहां पढ़ा देंगे, चिंता नहीं करें आप। विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इसका आंसर आप लोग खुद से कमेंट करेंगे, सब मैं ही बताऊंगा तो आप क्या करेंगे। इस जो लास्ट सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मुझे आप कमेंट करेंगे। इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि भैया इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आप इतना लिखना नहीं चाहते हैं, मान लीजिए आपको लिखने में दिक्कत है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया करें, सुचित सर, मैं आपको उसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप मांग लेंगे तो इसका पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा। आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा इसके सारे क्वेश्चंस का, आप पूरे चैप्टर के पीडीएफ एक साथ ही चले जाएंगे। तो आप इसमें मैसेज लिख करके हाय लिखेंगे, अपना नाम बताएंगे, आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगला से क्वेश्चन सेशन लेंगे और उसमें हम लोगों ने जो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन से भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे डीपीपी के। उसके बाद हम लोग आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे SN1 एंड SN2। चलिए इसको नोट डाउन करें, आगे चलते हैं इसके बाद।